आकर्षक रिटर्न हर किसी की चाहत होती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा पैसा जहां भी हम निवेश करें उससे हमें बढ़िया रिटर्न मिले, और जो हम पैसा निवेश कर रहे हैं यानी वो जो मूल राशि है वो घटे ना, बस बढ़ती जाए। यानी बिना जोखिम के हमें रिटर्न चाहिए, और ऐसा कहाँ हो सकता है। वैसे अगर आप ऐसा चाहते हैं तो डेट इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरह का ही काम करते हैं जिसमें आपकी जो जोखिम है वो सीमित रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल जोखिम लेस है। हाँ, निश्चित रिटर्न भी मिलता है, लेकिन क्या आपको इनमें निवेश करना चाहिए? तो आज हम समझते हैं कि पहली बात तो अगर आप डेट में निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास किस तरह के विकल्प हैं और इन्हें आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा कैसे बनाएं, कितना हिस्सा डेट में रखें और टैक्स इन पर कैसे लगता है। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर के फाउंडर कीर्तन शाह। हाय कीर्तन, थैंक यू सो मच, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। कीर्तन, सबसे पहले तो मैं एक नया प्रोडक्ट जो अभी बाजार में आया है, हालांकि नया एज इन पहले भी कुछ बैंक्स लेकर आए थे, रेपो रेट लिंक्ड फिक्स्ड डिपॉजिट, येस बैंक इसे लेकर आया है और ये हमारे चैनल के साथ की आज फोकस स्टोरी है। तो आपका व्यू क्या है, इन्हें आप कैसे देखते हैं? इनमें निवेश करने की सलाह दे रहे हैं या इनसे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं? फ्लोटिंग एफडी है, इस एफडी का जो ब्याज है वो रिलेटेड रहेगा आपके रेपो रेट से, आपको ये कैसा दिख रहा है? प्रियंका जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। प्रियंका जी, ट्रेडिशनल फिक्स्ड डिपॉजिट्स के सामने अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में एक बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ करता था। जो अगर आप 3 साल से ज़्यादा के लिए निवेश करेंगे तो आपको टैक्स पे एक छोटी सी बचत करने का मौका मिलता है, जिसे आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड टैक्स कहते हैं, राइट। अब क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये 3 साल के नीचे के प्रोडक्ट्स हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले तो इसे म्यूचुअल फंड से कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें आपको जो टैक्स एडवांटेज मिल रहा था वो एक एडिशनल एडवांटेज जो म्यूचुअल फंड में था वो चला जाएगा। तो अब अगर आप इसे म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करें तो मुझे ऐसा लग रहा है म्यूचुअल फंड में एक ही एडवांटेज है इस प्रोडक्ट के सामने, वो है लिक्विडिटी। अब म्यूचुअल फंड में कभी भी पैसा डालिए, 2-3 दिन में आपको पैसा मिल जाएगा। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों। देखिए, अगर आप आज किसी भी म्यूचुअल फंड्स की लोअर एंड ऑफ द कर्व पे लिक्विड, मनी मार्केट, लो ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, ये किसी भी कैटेगरी के फंड्स ले लें, इनका YTM 5.5 के 6% के आजू बाजू है, और उसमें से भी आपका TER जो एक्सपेंस रेशियो है वो कटेगा। तो आपको टिपिकली वॉलेटिलिटी के साथ इसमें 6% से कम कमाई होगी अगले 3-6 से 1 साल के अंदर। उसी के सामने अगर ये येस बैंक का फिक्स डिपॉजिट देखें तो आज वो आपको 4.9 रेपो प्लस 1.1% पे मिल रहा है 18 महीने के, यानी आपको 6% तो फिक्स दे ही रहा है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें लिक्विडिटी नहीं है, यानी आप पैसा जल्दी निकालने की कोशिश लॉक्ड रहेगा आपका पैसा इन 3 साल के लिए। करेक्ट, और निकालने भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो आपको थोड़ा सा पैसा काट कर देंगे वगैरह वगैरह, तो 6% फिक्स नहीं मिलेगा। पर अगर किसी को भी जिसे लिक्विडिटी नहीं चाहिए और 12 महीने 18 महीने के लिए निवेश करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, और इसे आपको डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। ठीक है, तो लॉक इन का ख्याल रखिएगा, लॉक इन रहेगी यानी लिक्विडिटी नहीं है। कीर्तन ने बहुत अच्छे से समझाया। और वैसे अगर आप ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्टेड रह सकते हैं, लंबा समय देना है, 3 साल का आपको देना है तो ठीक है। अब कीर्तन, मैं समझना चाहूंगी डेट में निवेश को इस समय आप कैसे देख रहे हैं? क्या डेट में निवेश करने का ये सही समय हो सकता है? कैसे चुने, किस तरह के अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट हैं अभी बाजार में? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सबसे पहले मैक्रो लेवल पे बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, और उस रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप कितना पैसा डेट में, कितना इक्विटी में, कितना गोल्ड में रखना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और हम टिपिकली ये गलती कर देते हैं कि हमें मैक्रो लेवल पे नहीं पता है कि हमारे पास अगर 100 रुपए है तो उसका एलोकेशन इक्विटी, डेट और गोल्ड में कितना है। हम हर समय आज जितना पैसा है उसे आज के मार्केट के हिसाब से निवेश करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ओवरऑल लार्जर पिक्चर हम मिस कर जाते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर डेट में निवेश करना चाहते हैं और आपका ये क्वेश्चन है कि कितना पैसा डेट में होना चाहिए, उसका आंसर है कि आपका ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल और आपका एसेट एलोकेशन, उसके बेस पे आप डिसाइड कीजिए कि कितना पैसा आपका डेट में होना चाहिए, और उससे ज्यादा या उससे कम मत रखिए, हर साल उसे रिबैलेंस करते रहिए। पॉइंट 1।
कहाँ कहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं? देखिए, एज अ रिटेल इन्वेस्टर बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। आप बैंक की फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, आप एनसीडीज कर सकते हैं कंपनीज की, आप पोस्ट ऑफिस में निवेश कर सकते हैं, आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं सेकेंडरी मार्केट से या प्राइमरी मार्केट से, और म्यूचुअल फंड तो डेफिनेटली एक विकल्प है। देखिए, इसके अलावा बहुत सारे दूसरे अपॉर्चुनिटीज है, पर एज ए रिटेल इन्वेस्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप फिक्स इनकम में निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं तो डिफॉल्ट रिस्क को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि आप जब फिक्स इनकम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ये एक थॉट प्रोसेस आ रहे कि इनकम फिक्स्ड है और हर साल हर क्वार्टर मुझे ये मिलता रहेगा, तो उस चीज पे रिस्क मत लीजिए। तो आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 4-5 अच्छे विकल्प है जिसमें आप सोच सकते हैं पैसा निवेश करने के लिए फिक्स्ड इनकम। केतन, आपने भी एसेट एलोकेशन की बात की कि आप इक्विटी रखेंगे, गोल्ड रखेंगे, डेट रखेंगे, तो एक एसेट एलोकेशन में कितना हिस्सा डेट की तरफ एलोकेट करना चाहिए, और क्या केवल डेट निवेश जो है वही सिर्फ एक पूरे एसेट एलोकेशन का हिस्सा हो सकते हैं क्या, या आप कहते हैं कि इनको अलग अलग एसेट्स में आप डिवाइड कीजिए? साथ में आपने एक डिफॉल्ट रिस्क बताया, डेट क्या बिल्कुल रिस्कलेस तो नहीं है? एक डिफॉल्ट रिस्क बताया, कुछ और रिस्क भी जुड़ते हैं क्या? तो प्रियंका जी, सबसे पहले अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो देखिए, जनरली बहुत सिंपल रखूं तो 3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक है जो कंजर्वेटिव है, दूसरा जो है मॉडरेट है, और तीसरा अग्रेसिव है। अब कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की आप बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 70 से 80% आपका पोर्टफोलियो फिक्स्ड इनकम में रखना चाहिए, बाकी आप गोल्ड और इक्विटी में डाल दीजिए। अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर है तो 40 से 50% फिक्स्ड इनकम में रखिए और बाकी का 50% 60% आप गोल्ड और इक्विटी में एलोकेट कीजिए। और अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आपको 20% जितना पैसा फिक्स्ड इनकम में रखना चाहिए और बाकी का पैसा गोल्ड और इक्विटी में एलोकेट करना चाहिए। ये लार्जली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये बेसिक चीज भी फॉलो करेंगे तो आपका रिस्क रिटर्न काफी आपके रिस्क प्रोफाइल से अलाइन हो जाएगा। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपने छेड़ रिस्क। दी है, जो रिस्क के आजू बाजू है। अनफॉर्चुनेटली मैं जितने इन्वेस्टर्स को मिलता हूँ उनको ऐसा लगता है फिक्स्ड इनकम में कोई रिस्क नहीं होता है। थैंक्स टू पिछले 2-3 साल में एटलीस्ट उन्होंने 2-3 ऐसे केसेस देखे जहां पर ये उन्हें समझने लगा है कि फिक्स्ड इनकम में रिस्क होता है। पर आज भी जब आप फिक्स्ड इनकम की बात करें रिस्क में, तो रिस्क को तोलने पे लोग सिर्फ क्रेडिट या डिफॉल्ट रिस्क हम जिसे कहते हैं उसी को ज्यादा तजव्वुद देते हैं जब फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। पर उसके अलावा भी बहुत सारे रिस्क है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में। जैसे मैं आपको 2-3 बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो मेरे हिसाब से बहुत इग्नोर किया जाता है वो है आपका नेट रिटर्न रिस्क। ये क्या होता है? तो आज अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करेंगे, 6% रिटर्न मिल रहा है, उसपे से 30% टैक्स निकल जाता है, तो आपके हाथ में आएगा 4.2, जबकि आपका इन्फ्लेशन चल रहा है 8%, 9%। तो पेपर पे आपका पैसा ग्रो हो रहा है, पर रियल वर्ल्ड में पोस्ट टैक्स रिटर्न यानी रियल रिटर्न को देखना जरूरी है आपको कि क्या मिल रहा है, हाथ में कितना आएगा। रियल रिटर्न 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स फिक्स्ड डिपॉजिट्स में नेगेटिव ही होता है। वो पहला। दूसरा, अगर आप देखेंगे कंसंट्रेशन रिस्क, जिसके बारे में बहुत सारे लोग मैंने देखा है बात नहीं करते। आप देखिए टिपिकल रिटेल इन्वेस्टर क्या गलती करता है। अगर उसके पास 5 लाख रुपए है और एग्जाम्पल के तौर पर बजाज फाइनेंस की एक एफडी आ गई जो 7.5% रिटर्न देती है, तो एक छोटा सा रिटेल इन्वेस्टर पूरा 5 लाख रुपया वहां पंप कर देता है। इसे आप कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहते हैं, राइट? कल उठ के, मैं नहीं कह रहा हूं ये होगा, पर कल उठ के मान लीजिए अगर बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी को कुछ हो जाता है तो आपका पूरा इन्वेस्टेड कैपिटल चला जाएगा। यहाँ डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज नहीं मिलता। तो फिक्स्ड इनकम में दूसरा रिस्क जो लोग लेते हैं वो है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। तीसरा जो हमने ऑलरेडी बात कर ली है इलिक्विडिटी रिस्क, कि आपको पैसा चाहिए तो पैसा उसी समय पे आपको बिना कुछ रिस्क लिए या बिना कुछ पेनल्टी भरे नहीं मिलता इन जनरल केस। यानी आप एफडी 2 साल की कर लोगे तो 1 साल के एंड पे आप पैसा निकालने की कोशिश करोगे तो बैंक आपको थोड़ा सा पेनल्टी चार्ज करेगा। ये भी एक रिस्क है। री इन्वेस्टमेंट एक रिस्क है। उसका बहुत ही सिंपल लॉजिक ये है कि मान लीजिए आज आप 8% पे निवेश कर रहे हैं, 3 साल बाद जब आपकी मैच्योरिटी आती है और उसे आप री इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो तब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम है, आपको सिर्फ 6% मिलेगा। उसे आप री इन्वेस्टमेंट रिस्क कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिस्क है मेरे हिसाब से जो फिक्स्ड इनकम में है, पर आप और मैं सिर्फ डिफॉल्ट रिस्क
पे ही फोकस करते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं कि इनमें जोखिम नहीं है, जोखिम है इनके भी अपने अपने। आपने अभी एग्जाम्पल दिया कीर्तन की किसी के पास 5 लाख रुपए है, उसको अगर इन्वेस्ट करना है, तो अगर मैं यही एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल आप पर ही थ्रो कर रही हूँ, 5 लाख रुपए है, अगर डेट में निवेश करना है तो आप इसे कैसे कैसे डिवाइड करने की सलाह देंगे, कैसे डाइवर्सिफाई करे कोई डेट निवेश में से? सुपर, आई थिंक कि आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये जो मैं आंसर दूंगा शायद बहुत सारे निवेशक को नहीं पता होगा और उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा मेरे हिसाब से। मान लीजिए अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर है, मॉडरेटली अग्रेसिव इन्वेस्टर है, राइट, तो आप इस 5 लाख रुपए को कैसे निवेश करेंगे? तो सबसे पहले तो आप 60% इक्विटी में डाल देंगे, बचा हुआ 40% आप डेट में निवेश करने की कोशिश करेंगे। अब जो 40% पैसा है उसे अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है तो उसकी 3 बकेट्स बनाइए आप। लिक्विडिटी पोर्टफोलियो, कोर पोर्टफोलियो और टैक्टिकल पोर्टफोलियो, वो 40 रुपए का। उस 40 रुपए में से 10% यानी 4 रुपया आप लिक्विड रखने की कोशिश करेंगे। उसे आप कहां पार्क करेंगे? लिक्विड फंड्स में डाल दीजिए, म्यूचुअल फंड्स के। अब बचे हुए में से 70%, राइट, यानी 40 रुपए का 70% आप कोर पोर्टफोलियो में रखेंगे। कोर पोर्टफोलियो का मतलब है कि ये ऐसा पोर्टफोलियो जो मेरे रिस्क से एकदम मैच हो रहा है। तो अगर मैं मॉडरेटली अग्रेसिव हूं तो 70% पैसा डेट में ऐसे प्रोडक्ट्स में निवेश करना चाहूंगा जो मॉडरेटली अग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल के साथ आ सकते। जैसे आप एनसीडीज में पैसा लगा सकते हैं, आप बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में या बैंकिंग पीएसयू फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। तो 70% पैसा आपका आपके कोर पोर्टफोलियो में होना चाहिए जो आपके रिस्क से मैच करता है। और डेट में भी बाकी का बचा हुआ 20% यानी आपका जो 40 रुपये है उसमें से 8 रुपए आप थोड़ा सा रिस्क लीजिए, जिसे आप टैक्टिकल पोर्टफोलियो कहेंगे। उसे आप मीडियम ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे रिटर्न भी अच्छे निकलेंगे, पोर्टफोलियो में लिक्विडिटी भी अच्छी होगी, और बाकी जो रिस्क जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उसे भी आप काफी हद तक काउंटर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है डेट में अपने पोर्टफोलियो को 3 हिस्से में बांटना है, लिक्विडिटी, कोर और टैक्टिकल। अब मुझे कीर्तन ये बताइए, डेट निवेश पर टैक्स की लायबिलिटी क्या होती है? क्योंकि एक तो टैक्स सेवर बॉन्ड्स भी आते हैं, आपने अभी बॉन्ड्स का भी जिक्र किया, वो तो आपको पूरी तरह से आपका टैक्स बचा रहे होंगे, राइट? लेकिन ओवरऑल डेट पर म्यूचुअल फंड में तो मुझे लगता है अगर डेट म्यूचुअल फंड में करेंगे तो आपको 3 साल का शायद पीरियड इसमें देना होगा। यू आर द एक्सपर्ट, यू एक्सप्लेन डेट निवेश पर टैक्स की लायबिलिटी कितनी होती है, पोस्ट टैक्स मेरा रिटर्न जो है वो डेट निवेश में कितना कम होता है? तो देखिए, सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड के अलावा 99% बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स है जो टैक्स फ्री नहीं है, उन सब पे आपको मार्जिनल रेट पे टैक्स लगता है। यानी आपकी जो सैलरी है, जिस रेट पे आपको सैलरी में टैक्स लगेगा, उसी रेट पे यहाँ आपके निवेश पे टैक्स लगेगा। मतलब मान लीजिए आप 6% कमा रहे फिक्स डिपॉजिट पे, और अगर आप 30% का टैक्स भर रहे तो आपको 6% पे 30% टैक्स लगेगा, विच इज 1.8, तो आपके हाथ में 4.2 आएगा। तो म्यूचुअल फंड छोड़कर 99% बाकी सब प्रोडक्ट्स में फिक्स्ड इनकम में आपको मार्जिनल रेट पर टैक्स लगता है। अभी म्यूचुअल फंड में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड टैक्स भरना पड़ता है। उसका मतलब ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं डेट साइड पे, 3 साल से नीचे करेंगे तो आपको सेम एफडी जैसा टैक्स लग जाएगा, पर अगर आप 3 साल के ऊपर करेंगे तो आपको एक एडवांटेज मिलता है कि मान लीजिए 3 साल के ऊपर आपने निवेश किया और आपका नेट रिटर्न निकला 6%, और 3 साल में मार्केट में इन्फ्लेशन था 4%, राइट? तो अब आपको नेट आफ्टर इन्फ्लेशन तो 2% कमाने में, तो आपको 2% पे 20% यानी 0.4 टैक्स लगेगा। तो 6% पे 0.4 यानी आपके हाथ में नेट आएगा 5.6, जबकि फिक्स डिपॉजिट में आपको नेट आ रहा है 4.2, जबकि आपकी इनकम दोनों में 30% पे इन जनरल है। सो म्यूचुअल फंड पे वो थोड़ा सा एडवांटेज। ओके, सो इस बातचीत को ख़त्म करें उससे पहले मैं ये पूछूंगी कीर्तन कि आपका फेवरेट डेट इन्वेस्टमेंट कौन सा है जहां आप इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को कहते हैं? बॉन्ड है, फिक्स डिपॉजिट है, कॉर्पोरेट एफडीज है, एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं जो लिस्टेड कंपनियां लेकर आती हैं, और है डेट म्यूचुअल फंड। इसमें कीर्तन का फेवरेट निवेश कौन सा है?
मुझे ऐसा लग रहा है डेट म्यूचुअल फंड मेरा फेवरेट है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं वहां पर, डिपेंडिंग ऑन मार्केट की पोजीशनिंग के हिसाब से, कि मैं चूज कर पाऊँ कि आज मुझे कहाँ निवेश करना चाहिए। ओके। जैसे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं तो मुझे आज लग रहा है लिक्विड फंड एक बहुत अच्छा विकल्प है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज है कि मार्केट जिस हिसाब से अलाइन हो रहा है उस हिसाब से मैं चूज कर सकता हूँ कि कौन से प्रोडक्ट में या कैटेगरी में मुझे पैसा लगाना है। और इसलिए मुझे व्हाट अबाउट बॉन्ड यील्ड हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो जो सरकारी बॉन्ड्स आते हैं वो आपको कैसे लगते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज अगर आप देखेंगे 10 साल का 10 ईयर यील्ड जो है वो तकरीबन 7.4 से 7.6 के बीच में रोटेट हो रहा है, पर उसमें एक ही कैच है प्रियंका जी, कि आप अगर आज पैसा निवेश करेंगे और अगर उस बॉन्ड की मैच्योरिटी मान लीजिए आज से और 8 साल है या 9 साल है, तो आपको वो 7.5% जो वो आज दिखा रहे वो तभी मिलेगा जब आप 9 साल तक होल्ड करेंगे, राइट। और उसके बीच में बहुत सारी वॉलेटिलिटी आएगी जब इंटरेस्ट रेट्स मूव करेंगे। तो अगर आप, दो चीजें, अगर आप 9 साल तक रुक सके तो ये ब्रिलियंट रिटर्न है जो आपको लॉक करना चाहिए। बहुत दूसरे भी प्रोडक्ट्स है जिसमें आपको सिमिलर रिटर्न्स मिल सकते हैं, पर अगर बेसिक सिंपल बात करें तो आपको अच्छा रिटर्न है अगर आप 9 साल तक होल्ड करें। या फिर अगर आप इस बॉन्ड में निवेश करें और आप वॉलेटिलिटी थोड़ा सा राइड कर सकते हैं, तो आपको बीच में भी काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, जहां पर आप बेचकर 7.5 से भी ज्यादा पैसा कमा कर बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल आपको देखना होगा, क्योंकि ये बॉन्ड यील्ड अभी जो है बढ़ रहे हैं, तो आप अगर इस भाव पर लॉक इन करेंगे तो फिर आपको आगे जाकर के वो भाव नहीं मिल रहा होगा।